स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर क्लास 9 का सोशल साइंस का स्टार्ट करेंगे। तो आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है 6 दिसंबर को, तो आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अभ्यास करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए कर लेंगे। 90 मिनट्स का आपका पेपर होता है, 40 मार्क्स का। ये एज अ सैम्पल पेपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे आपको 4 सेक्शन दिए जाएंगे पूरे पेपर में आपको, और सारे जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू होंगे। और टोटल 60 क्वेश्चन है, आपको सेक्शन ए बी सी डी दी जाएगा। अब सेक्शन ए में जो होंगे वो आपके 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 करने हैं। सेक्शन 2 में आपको 22 देंगे, 18 करने हैं, यानी इसमें भी 4 कम करने हैं। सेक्शन 3 में यानी सी में आपको 12 क्वेश्चन देंगे, 10 करने हैं। और सेक्शन डी में एक मानचित्र यानी मैप वाला क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 2 प्रश्न देने हैं और दोनों ही आपको करने हैं। हर क्वेश्चन आपका, जितने भी क्वेश्चन आपके 0.8 मार्क्स के हैं, वो सभी आपको करने हैं। अब प्रत्येक प्रश्न यानी हर क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी 4 चॉइस दी जाएगी। आपको सिर्फ एक को ही करना है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दे रखी। इतना सैम्पल पेपर में समझा दिया हमें। अब सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइद क्या था? तो टाइद क्या था? चर्च के द्वारा वसूल जाने वाला कर। तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये सब इसके बारे में। तो इंग्लिश में आपका सी ऑप्शन, द अटैक्स लीड बाय द चर्च, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने ई स्टेट में विभाजित था? तो 18वीं शताब्दी में आपको पता है 3 ई स्टेट, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट में विभाजित था। तो ये आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में से क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन है मिलान कीजिए, यानी आपको इनकरेक्ट मैच को देखना है। तो आपको पता है रॉबेस्फेयर भी शासक था, लुईस 16 भी शासक थे, जॉन लॉक शासक नहीं थे और नेपोलियन शासक था। तो जॉन लॉक जो है वो इनकरेक्ट मैच है इसमें, यानी इसमें आपका सी ऑप्शन, जॉन लॉक जो थे उन्होंने बुक लिखी थी पर वो कोई शासक नहीं थे, तो इसमें आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप प्रतीक है, यानी स्नेक बाइटिंग इट्स टेल सिम्बलाइज दैट इंटरनिटी, यानी वो समानता को समझाता है, यानी सनातनता को समझाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5th है दासों की आज़ादी का प्रतीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। तो यानी दासों की आज़ादी, जो ब्रोकन चेन होती है वो दासों की आज़ादी का प्रतीक होता है, यानी टूटी हुई जंजीर। आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आपको करेक्ट मैच को पहचानना है। तो आपको पता है करेक्ट मैच जो सही मिलान की पहचान कीजिए। तो आप देखिए माउंट एवरेस्ट भी दिल्ली इंडिया में है, धौलागिरी भी इंडिया में है अगर हम करें मैच, तो मकालू भी इंडिया में, बट कॉमेट जो है वो नहीं है। तो इसमें आपका कॉमेट और इंडिया यानी डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में आप टिक करेंगे कॉमेट इंडिया, एंड इसमें भी आपका डी ऑप्शन कॉमेट इंडिया, कॉमेट भारत करेक्ट हो जाएगा। 7th है मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसके देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, निम्नलिखित में से वह किस देश का निवासी होगा? तो आपको बताना है। तो आपको पता है भारत की सीमा भूटान से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, पर ईरान से नहीं लगती। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उसका मित्र ईरान से है। क्वेश्चन नंबर 8 है 82 डिग्री 13 पूर्वी देशांतर क्या कहलाती है? वो भारत का मानक मान्यता कहलाती है, यानी प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? तो कौन सी नहीं मिलती आपको बताना है। तो पंजाब मिलती है, राजस्थान में मिलती है, गुजरात में मिलती है, पर हिमाचल प्रदेश जो है वो नहीं मिलता। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अरब सागर कहाँ स्थित है? तो अरब सागर जो है वो भारत के पश्चिम में स्थित है। इसमें आपका पश्चिम, अरब सागर इधर है और जो बंगाल की खाड़ी है वो इधर है। तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट, यानी ये पश्चिम ये पूर्व, तो वो पूर्व पश्चिम में स्थित है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन वेस्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के पश्चिम में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हिमाचल की सबसे ऊतरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमाचल की जो सबसे ऊतरी श्रृंखला उसे हिमाद्री कहते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हिमाद्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भांगर क्या है? एक नए जलोढ़ का मैदान है या वो
पुराने जलोढ़ का मैदान है, या नदियों की आखिरी अवस्था, या दो नदियों के बीच की भूमि। तो आपको पता है, आपने पढ़ा था, वो पुराने जलोढ़ मैदान है, यानी ओल्ड एलुवियल प्लेन्स। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2002 में पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया था? तो किसने किया था? वो परवेज़ मुशर्रफ ने करा था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। आप इस पर सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की सरकार में शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं? तो वो लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी में चुने जाते हैं। लोगों द्वारा यानी लोकतांत्रिक, लोगों द्वारा चुने जाने वाला शासन। किस देश में केवल एक ही दल के सदस्यों को चुनाव में खड़े होकर अधिकार प्राप्त है? इस प्रकार के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार कहलाएगी गैर लोकतांत्रिक। तो इसमें आपका नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो 2015 में। तो आप ये ऑप्शंस याद रखें, कब किसको मिला, तो ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के विलय निर्णायक भूमिका निभाई? तो किसने निभाई थी? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। तो इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, ये आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत संविधान सभा ने किस संविधान को अंगीकृत किया? तो कौन से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किस कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट करा? तो 1949, यानी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। आप इस पे ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक है? तो भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया पालमपुर गांव में की जाती है? कृषि भी की जाती है, परिवहन भी की जाता है, लघु और कुटीर उद्योग यानी एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, स्मॉल कुटार स्केल इंडस्ट्री, ये तीनों ही की जाती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कमल मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, बताइए किस क्षेत्र से वह जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना है। तो वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो यानी वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा है, यानी प्राथमिक शेषक। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संविदा एक कामकाजी महिला है, उसे संवैधानिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा यानी बीमा ग्रेच्युटी प्राप्त है, बताइए वह रोजगार की किस क्षेत्र में काम करती है? तो वो संगठित क्षेत्र में काम करेगी, यानी इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करेगी। इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा HIV वीर्यों का अवगुण है? तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी है, भौम जल स्तर में कमी भी है, भूमि की उर्वरता भी है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, मैंने आपको 24 के 24 क्वेश्चन करवाए, बट आपको कितने करने हैं? आपको सिर्फ 20 ही करने हैं। इनमें से जो आपको पेपर में ना आए वो आपको, पर ये पेपर नहीं आएगा आपका। आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो आपको उसी दिन मिलता है, उसी दिन टीचर्स के पास भी आता है, इसलिए कोई पहले वो वीडियोस नहीं बना सकता है। इसलिए आप सैम्पल पेपर की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और इससे सॉल्व इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही थोड़े बहुत रिलेटेड। नेक्स्ट है, अब आपको नीचे एक कथन और एक कारण दे रखा है, आपको बताना है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो हाँ, एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सारे निर्णय लेते हैं, तो ये भी सही है, लोकतांत्रिक देश इसलिए क्योंकि जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें आप देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन में भी, इसमें भी आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मिलान कीजिए। तो गणतंत्र क्या होगा? भारत का प्रमुख लोगों द्वारा चुना होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। तो इसमें आपका फर्स्ट का तो सी हो जाएगा। सेकंड, नागरिक कैसा सोचे, किसी तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, अपने विचारों का अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होती। ये किस चीज़ के लिए? ये स्वतंत्रता के लिए। और न्याय किसके लिए होगा? नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये मैचिंग आप कर लेंगे। इसमें आप देखिए फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का सी करा हमने, सेकंड का ए करा और थर्ड का बी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश में भी सेम है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत से प्रस्तावना करते हैं? तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सबसे पहले कहाँ बना था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। आप इस पर सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत एक पथ निरपेक्ष देश है का अर्थ क्या है? यानी सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलर कंट्री मतलब आप सेकुलर से ही समझिए, सोशल। निरपेक्ष यानी धर्म। सोशल धार्मिक हम बोलते हैं ना, तो सोशल रिलीजन धार्मिक पंथ। तो जब नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है तो वो सेकुलर कंट्री है। तो सिटीजन हैव कंप्लीट टू फॉलो एनी रिलीजन। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इच सिटीजन इज इक्वल। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपको असर्शन और रीज़न पे दे रखा है। चीन एक अलोकतांत्रिक देश है। तो कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। चीन एक अलोकतांत्रिक देश है। चीन के लोगों के पास चुनाव में कोई विकल्प नहीं होता। तो इसमें आप देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर भी ए पर टिक कर लेंगे। इसमें भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क उचित है? तो कौन सा तर्क उचित है आपको लोकतंत्र के पक्ष में बताना है। तो आप देखिए बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, ये भी सही है। फर्स्ट तो सही है हमारा। और नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है। निर्णय लेने में देरी होती है तो ये तो गलत है। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। आप इस पर ओनली फर्स्ट एंड सेकंड टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 8 अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1928 में भारत का संविधान बनाया था? तो वो मोतीलाल नेहरू थे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। बी ऑप्शन इस पर टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका असर्शन और रीज़न पर बेस्ड क्वेश्चन है। 33 में आपको पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। भारत की मानक समय रेखा का मान 8213 डिग्री है। तो आप देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें भी आप ए पर ही टिक करेंगे। इसमें असर्शन में भी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संबंध में सही है? यानी भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां बड़ा देश है। तो बी ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। मकर रेखा इसे लगभग 2 बराबर, मकर रेखा नहीं कर्क रेखा बांटती है। और अटलांटिक महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है। तो ये भी गलत है, केंद्रीय स्थिति नहीं है, वो हिंद महासागर में। तो इसमें आपका ओनली बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर बी पे टिक कर लेंगे। यानी इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पहचान कीजिए कि भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। तो यानी भारत का भौतिक स्वरूप क्या है? ये एक मेज की आकृति वाला स्थल है, मेज की आकृति जैसा। ये पुराने आगृत तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इसमें 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और ढक्कन का पठार। तो ये प्रायद्वीप पठार के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में ये बात कर रहे हैं। आप इस पर बी ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बरकान क्या है? तो बरकान है बालू के अर्धचंद्राकार टीले। तो इसमें आपका क्रिसेंट शेप ड्यून्स, ये आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवालों से बना है? तो लक्षद्वीप प्रवालों से बना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो आपको पता है गोवा कहाँ है? गोवा हमारा यहाँ पे है। और गोवा के दक्षिण में क्या ये वाली कोस्ट क्या कहलाती है? वो मलाबार कहलाती है। मलाबार कोस्ट आपने पढ़ा है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भूमि, ये भी असर्शन यानी अभिकथन और कथन कारण पे बेस्ड है। भूमि उत्पादन का एक प्रमुख कारक है। तो सही है। भूमि दुर्लभ और समिति है। तो यहाँ पे आप देखिए कथन तो सही है पर कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन की। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है, कारण सही है, दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा।
नेक्स्ट है, इसमें भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत क्या है इसमें से? कच्चा माल कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, तो यस ये तो सही है आपका। भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण तो नहीं, भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण नहीं है। औजार स्थायी पूंजी का उदाहरण है और नकद मुद्रा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन, बिल्डिंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ये भी आपका अभिकथन और कारण पर बेस्ड क्वेश्चन है। गांव में मौसमी बेरोजगारी होती पाई जाती है, ज़्यादातर लोग कृषि पर आश्रित होते हैं। तो इसमें आप देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पे टिक कर लेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, खाद्यान्नों की उपज में वृद्धि संभव हुई कौन सी क्रांति के द्वारा? हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति। तो खाद्यान्नों के जो उपज थे यानी प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन्स था वो पॉसिबल हुआ था हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 भी आपका असर्शन और रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप दे रखा है, फ्रांस में बढ़ते करों में सबसे ज़्यादा तीसरे ई स्टेट प्रभावित थे। तो ये एकदम करेक्ट है, फ्रांस में केवल तीसरे ई स्टेट को ही कर देना होता था। तो ये भी सही है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं कथन कारण का। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, तो ए पे टिक कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसमें भी आपका असर्शन और रीज़न है। फ्रांस में 1793 में 1794 तक काल को आतंक का युग कहा जाता है। तो ये सही है। रॉबेस्पियर ने दंड और नियंत्रण की सख्त नीति अपनाई थी तब। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो महिला एवं नागरिक जो घोषणा पत्र था वो जो थे अगर हम याद करें तो ओलम दे गूज ने तैयार करा था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सही मिलान कीजिए। तो राजदंड जो होता है वो शाही सत्ता का प्रतीक होता है। फर्स्ट का डी हो जाएगा। सेकंड का अब इसमें आप देखिए फर्स्ट का डी कौन सा है, तो ये वाला फर्स्ट का डी है। नेक्स्ट है सेकंड में आप देखिए लाल फ्राइजन टोपी। तो लाल फ्राइजन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने की बाद पहने जाने वाली टोपी थी। फिर है देने वाली सत्ती, तो वो कानून का माननीय रूप था और विधिपट कानून की नज़र में सब बराबर। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का आपका सी है और थर्ड का बी और फोर्थ का ए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी आप डी पे टिक कर लेंगे, इंग्लिश में भी इसमें भी आप डी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो सेक्शन सी है, आपको सोर्स दे रखा है, इस सोर्स को आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है अच्छे से, और इसकी बेस पर कुछ क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चंस करते हैं मैन्युफैक्चर पर। आपको अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हैं तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार मैं दिखा देती हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा, देन इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा। मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर अकर्स, यानी पालमपुर में विनिर्माण होता था, छोटे स्तर पर होता था। तो इसमें आपका स्मॉल स्केल हो जाएगा। निम्नलिखित में से पालमपुर गैर कृषि क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो कौन सी कृषि का उदाहरण का नहीं है? फसल उगाने का। तो ये फसल उगाना गैर कृषि क्रिया नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ग्रोइंग क्रॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन आपको बताना है सही है? विनिर्माण कार्य बड़े पैमाने पर होता था, नहीं। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से किया जाता था। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विनिर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर श्रमिकों को रखा जाता था। तो ये भी गलत है। तो आप देखिए सिर्फ आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी इसमें आपका बी ऑप्शन जो है ओनली सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ परिवहन से जुड़े लोगों का क्या कार्य है? तो परिवहन से जुड़े लोगों का कार्य है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एक स्थान को दूसरे स्थान पर ले जाना और वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो इसमें आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पालमपुर में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? तो क्या है आर्थिक क्रिया का उदाहरण? इनमें से अगर हम देखें तो दुकानदारी भी थी, विनिर्माण कार्य भी था, परिवहन सेवा भी था। तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो है उसमें पूछा गया है, पालमपुर और रायगंज के बीच निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो जो हवाई जहाज़ है वो नहीं लाया जाता, एरोप्लेन। नेक्स्ट है सोर्स 2, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ये पूरा सोर्स आप पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आंसर की जो की है वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी।
मध्य वर्ग यानी जो मिडिल क्लास किसके अगेंस्ट थे, वो जन्म अधिकार विशेषा जो जन्म से अधिकार दिए गए थे, प्रिविलेज बाय बर्थ, उससे वो वे खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, सरकार के अंदर सत्ता विभाजन का मत किसने प्रस्तुत किया? तो ये वो मॉन्टेस्क्यू ने किया था सरकार के अंदर, यानी जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो गवर्नमेंट में मॉन्टेस्क्यू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य वर्ग का भाग नहीं था? तो कौन सा इनमें मध्य वर्ग, आप इसे ध्यान से पढ़ें तो सौदागर जो थे, प्रशासनिक सेवा में लगे लोग भी थे, वकील भी थे, पर जो मजदूर थे वो मध्यम वर्ग में नहीं आते। तो इसमें आपका केवल सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपका ओनली सेकंड यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का अधिकार या आधार उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। इस मत का समर्थन इनमें से किसने नहीं किया? तो वो कुलीनों ने नहीं किया था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन, नोबल्स ने नहीं किया। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, मध्य वर्ग ने संपत्ति अर्जित की थी। मिडिल क्लास ने संपत्ति कैसे अर्जित की थी? उन्होंने समुद्री व्यापार से भी किया था, रेशमी वस्त्र व्यापार भी किया था, ऊनी वस्त्र व्यापार भी किया था। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्यम वर्ग के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उनका मानना ये था कि समाज में जन्म आधारित विशेष अधिकार होने चाहिए, तो होने नहीं चाहिए वो ये चाहते थे। तो ये सत्य नहीं है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खंड डा यानी सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको भारत की राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थान दे रखे, ए और बी। दी गई जानकारी के आधार पर आपको उनकी पहचान करनी है और बताना है। तो जानकारी हम देखते हैं, इसमें आपको लेबल करने हैं। पहला 59 दे रखा है, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर संकेत ए उस राज्य की राजधानी है जिस राज्य में ये अंकित है। राजधानी का नाम विकल्प में पहचान कर लिखिए। तो आप देखिए राजधानी जो है वो अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो ये हमारा रांची में यानी उस राज्य जो है हमारा उसकी राजधानी रांची हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नोट, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 59 पर ये जो 59 क्वेश्चन दे रखा है वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। तो आप अगर हैं तो भारत के झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो वो रांची है। तो आप देखिए वो जो राज्य था हमारा ए वो झारखंड था और उसकी राजधानी रांची। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपको करना है, भारत के उसी राजनीतिक मानचित्र पर संकेत बी पर एक पर्वत चोटी है, इसका नाम विकल्प में पहचान कर लिखिए। तो वहाँ पर कौन सी पर्वत चोटी है आपको पता है? वहाँ पर जो हमारी कंचनजंगा है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है कंचनजंगा करेक्ट हो जाएगा। अब विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए भी एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है? तो कौन सा राज्य है वो है सिक्किम। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें जो आपको पूछा गया आपको वही करना है, आपको ये नहीं बताना ये कहाँ पे है। ये यहाँ पे कंचनजंगा था और यहाँ पे रांची, यानी ये झारखंड की राजधानी थी और ये सिक्किम में है। तो आप इसे कर लेंगे और इसके आंसर की मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये PDF भी पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।